नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों के बीच एक जो रेयर इन्फेक्शन अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है उसके बारे में बात करेंगे, जिसे हम ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस बोल रहे हैं। अभी भारत के लगभग 7 राज्यों में इसे महामारी घोषित किया जा चुका है और इसका संक्रमण 10 अतिरिक्त राज्यों में धीरे धीरे बहुत तेज़ी से फैल रहा है। क्या कारण है इसके, किनका लाइफ जो है वो थ्रेट में है, प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं, डायग्नोसिस प्रोसीजर क्या है और क्या कुछ ट्रीटमेंट अवेलेबल है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं कि ब्लैक फंगस को ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस हम क्यों बोल रहे हैं। तो ब्लैक फंगस, चूंकि ये प्लेट में जब हम इसे देखते हैं तो प्लेट में ये ब्लैक कलर दिखता है, और दूसरा जब हमारा इन्फेक्शन होता है, जब साइनस इन्फेक्शन है तो ब्लैक लीजन्स भी देखते हैं, तो इसलिए इसको हम ब्लैक फंगस बोल रहे हैं। म्यूकरमाइकोसिस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये म्यूकर है, एक जो मोल्ड है। तो आज जितने भी हैं लगभग 2 लाख स्पीसीज जो है वो फंगस के रिपोर्टेड हैं, जिसमें से 1 लाख जो हैं वो लगभग मोल्ड हैं। उसी में से एक ग्रुप है म्यूकर, और म्यूकर के कारण यह रोग होता है, इसीलिए इसे हम म्यूकरमाइकोसिस बोल रहे हैं। तो अभी इतना सडनली एकाएक क्यों बढ़ गया इसका, इतना ज़्यादा गवर्नमेंट अभी क्यों सावधानी बरत रही है इसको लेकर के, ये सारी चीज़ें समझने की है। अभी भारत कोरोना के दूसरा वेव से थोड़ा थोड़ा उसका जो है रेट कम हो रहा था, और तभी हमें ब्लैक फंगस का संक्रमण सडनली एस्केलेट होने लगा। आप समझ सकते हैं इसके सिविरिटी को कि ब्लैक फंगस का ओवरऑल जो डेथ रेट है वो 50% के आसपास है, जबकि कोरोना का सिर्फ 1.11% इंडिया में रिपोर्ट किया गया। तो कितना ये सीवियर हो सकता है अगर हम इसका अच्छे से इस स्थिति को हैंडल नहीं कर पाए। अब हम समझते हैं कि व्हाट इज म्यूकरमाइकोसिस एक्चुअली। तो हम देखें कि म्यूकर के होने वाला रोग है यह, इसलिए हम म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं। और माइकोसिस जो है, माइकोसिस एनी फंगल डिजीज विच इज काउजिंग इन्फेक्शन इन ह्यूमन और एनिमल को हम माइकोसिस बोलते हैं। तो चूंकि यह म्यूकर से होता है और ह्यूमन में हो रहा है, इसलिए इसे हम म्यूकरमाइकोसिस बोल रहे हैं। मुख्य रूप से ये साइनस में, ब्रेन में और लंग्स में रिपोर्ट किया गया है, लेकिन ये बाकी पार्ट में भी इन्फेक्शन कर सकता है। तो जिस जिस पार्ट में जैसे जैसे इसका इन्फेक्शन होता है उसके अनुसार थोड़े बहुत सिम्टम अलग वेरी करते हैं। अब है कि इतना अभी सडनली इतना क्यों बढ़ गया इसका रेट। फंगस तो बहुत पहले से इन्वायरमेंट में होता है, हम डे टू डे लाइफ में हर दिन इनकाउंटर करते हैं, लेकिन अभी इतना बढ़ने के पीछे कारण क्या है वो समझने की जरूरत है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 लाख से 2 लाख स्पीसीज हैं इन्वायरमेंट में, ये हर जगह, हमारे घरों में, हमारे कपड़े में, हमारे मास्क में, इंक्लूडिंग सब्जी, वेजिटेबल्स, ब्रेड्स, बिस्किट, जो भी ओपन में रहेगा ये हर जगह अवेलेबल रहेंगे। हमारा जो पॉट्स हैं, जो सॉइल्स हैं, जो हवा है, जो पौधे हैं, हर जगह डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फंगस हमको मिलते हैं। कुछ पैथोजेनिक होते हैं, कुछ नॉन पैथोजेनिक होते हैं। तो ये क्या है कि अभी कोरोना के केस में क्या हो रहा है, ये कोरोना के कारण लंग्स में इन्फेक्शन होता है। लंग्स में जब इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, जिसको हम सूजन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेरॉइड हम देते हैं। स्टेरॉइड से क्या है, लंग्स का जो है वो सूजन कम होता है और ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। तो जब हम स्टेरॉइड ले रहे हैं तो उसके कारण क्या होता है, चाहे आप डायबिटिक हो या नॉन डायबिटिक हो, दोनों केसेस में शुगर लेवल बढ़ जाता है। शुगर लेवल का बढ़ना और इम्यूनिटी जो है और शुगर लेवल दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। शुगर लेवल बढ़ेगा, इम्यूनिटी कम होगा, मतलब आप जितने ज़्यादा डायबिटिक होंगे आपका इम्यून सिस्टम उतना ही कम होगा। और देखा गया है कि जिसका इम्यून सिस्टम वीक होता है, जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पर्सन होते हैं, उसमें ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन ज़्यादा तेजी से होता है। और क्या है,
कि इसीलिए ये बोला जा रहा है कि हम तो स्टेरॉयड दे रहे थे कि पेशेंट का बेचारा सरवाइव हो जाएगा, उसको जिंदा करने के लिए, उसको हेल्दी बनाने के लिए दे रहे थे, लेकिन यही स्टेरॉयड जो है वो इट इज लाइक समथिंग एडिंग फ्यूएल इन फायर की तरह हो जा रहा है। और ये ज़्यादातर देखा गया है कि जब आदमी कोरोना से ठीक होकर घर लौट रहा है, लौटने के 2 वीक के बाद, मतलब 10 to 15 डेज, ये ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन का ज़्यादा रिपोर्ट आ रहे हैं। ऐसा इसलिए आ रहा है कि बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि हम तो हॉस्पिटल से ठीक होकर आ जाते हैं, मेरा माइंड ये इस तरीके से हो जाता है कि अब हम ठीक हो गए हैं, तो हम थोड़ा प्रिकॉशन कम करते हैं। जैसे ही प्रिकॉशन कम करते हैं, दिस एक्ट लाइक एन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। आपका इम्यून सिस्टम डाउन है, मेंटली आप स्ट्रांग हो गए हैं कि हमें ठीक हो गया है, लेकिन आप जैसे ही वैसे एरिया में जाते हैं जहां पर इसके स्पोर अवेलेबल हैं, तो आप इसके इन्फेक्शन आपको इसका हो जाता है। तो हॉस्पिटल से रिलीज हो गए हैं या कोरोना से ठीक हो गए हैं, तो उसके बाद भी हमें बहुत सारी सावधानियां बरतने की जरूरत है, एटलीस्ट फॉर 2 वीक्स। अब है कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस। तो सिम्टम्स वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, इन्फेक्शन टू इन्फेक्शन। आपका साइनस इन्फेक्शन है, ब्रेन इन्फेक्शन है, लंग इन्फेक्शन है, ओके। तो जब साइनस इन्फेक्शन होगा और आई इन्फेक्शन होगा तो आई में जलन होगा, पेन होगा, एक ब्लैक लीजन से इस एरिया में आपको डेवलप हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। अगर ब्रेन में होगा तो हाई फीवर होगा, सर दर्द बहुत ज़्यादा होगा। अगर यही इन्फेक्शन आपका लंग्स तक आता है तो आपको सांस लेने में कठिनाई होगी, चेस्ट पेन होगा, आपको O2 लेवल भी फिर से ये घटा सकता है और फिर से आप हॉस्पिटलाइज होने की स्थिति में पहुंच जाएंगे अगर आप ध्यान नहीं दिए तो। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी हैं सिम्टम जो कॉमन है, जैसे फीवर होना, कफ, चेस्ट पेन। आपको ये एक और इसमें एक जो है खतरनाक चीज ये है कि ये बहुत बार इसका इन्फेक्शन ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, ब्लड के थ्रू डेसिमिनेट हो रहा है। तो जब ये ब्लड के थ्रू डेसिमिनेट होता है तब इसको डेसिमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस बोल रहे हैं। तो डेसिमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस क्या है, ब्लड के थ्रू सारे ऑर्गन में चला जा रहा है, तो ये किसी भी ऑर्गन को इन्फेक्ट कर सकता है और किसी भी ऑर्गन को बहुत जल्दी ये डैमेज कर सकता है। इसीलिए आपको WBC का काउंट भी कम कर सकता है, या कम है तो आपको इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा बढ़ सकता है, साइनस कंजेशन हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग होगा तो स्टूल में ब्लड भी आ सकता है, डायरिया हो सकती है। ये सारे चीज़ें हैं जो नोट किया गया है इन केस ऑफ माइकोसिस। अब है कि हु इज एट रिस्क, किसकी लाइफ सबसे ज़्यादा रिस्क पे है ब्लैक फंगस और म्यूकोरमाइकोसिस के कारण। तो ये देखा गया है कि ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, किसी को भी ये हो सकता है, एज कोई लिमिट नहीं है। हाँ, एक चीज है कि ये पर्सन टू पर्सन रिपोर्ट नहीं किया गया है कि होता है, तो पर्सन टू पर्सन नहीं है जैसे कि कोरोना के केस में होता है, लेकिन जिस भी व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, जिसका भी इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज होगा, उसमें इसे होने की पूरी संभावना है। इसीलिए जैसे ही आपको कुछ सिम्टम दिखता है आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कांटेक्ट करना। तो हु इज एट मोस्ट रिस्क, पहला हाईली डायबिटिक पर्सन, क्योंकि डायबिटीज एंड इम्यून सिस्टम ऑफ ए बॉडी इज इनवर्सली रिलेटेड। सो आप डायबिटिक ज़्यादा हैं तो आपको ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरी है। जो एड्स के पेशेंट है, जो कैंसर से उभरे हैं, या जो कैंसर के पेशेंट है जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है और जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, जो डायलिसिस पे हैं, जिनका व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या कम है, और वैसे बच्चे जिसका प्री मैच्योर बर्थ हुआ है, ये सारे लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में हैं और इन लोगों को विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको अगर कोई कट है, कोई बर्न हुआ है, उसे ओपन नहीं छोड़ें, उसे पट्टी लगा कर रखें और तभी बाहर निकलें। तो और पीपुल विथ कोविड-19 से जो अभी अभी ठीक होके आए हैं, उनको सबसे ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि वो स्टेरॉयड लिए हैं, वो मेडिकल ऑक्सीजन पर रहे हैं। आज के डेट में मेडिकल ऑक्सीजन पे ज़्यादा दिन रहना भी एक कारण हो रहा है, ज़्यादा समय तक मास्क लगाए रखना भी ये फंगस को पैदा कर सकता है। अब इसको हम अपॉर्चुनिस्टिक बोलते हैं कि द ब्लैक फंगस इज अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज। ये हमारे आसपास हो सकता है कि हमारे नाकों में भी हो, लेकिन जब तक हमारे इम्यून सिस्टम सही है तब तक हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया गया है, या जैसे कोरोना की तरह कि नया नया डिजीज है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते।
ये सैकड़ों साल से होते आया है और इसके बारे में हमें खूब अच्छे से मालूम है, इसके पूरा सिम्टम्स, ट्रीटमेंट और सारा चीज़ मालूम है। बट अभी यही हो गया है कि रेट बढ़ गया है क्योंकि बहुत सारे लोगों का, कोरोना पेशेंट जो वापस आ रहे हैं, उनका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज हो गया है और फंगस के कारण या मोल्ड या ईस्ट के कारण डिजीज ह्यूमन या एनिमल में या पहला रिपोर्टेड नहीं है। बहुत सारे डिजीज पहले भी हुए हैं, जैसे कैंडिडियासिस है, हिस्टोप्लाज्मोस कैंडिडियासिस जो है ईस्ट के कारण होता है, ईस्ट जिसको हम कैंडिडा बोल रहे हैं। हिस्टोप्लाज्मोसिस है, हिस्टोप्लाज्मा के कारण होता है, वो भी एक मोल्ड है। और एस्परजिलोसिस है जो एस्परजिलस मोल्ड के कारण होता है। ये सारे रोग पहले से मालूम है, जिसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। अभी आप सडनली पटना से एक न्यूज़ आया है और एक यूपी से भी न्यूज़ आया है कि कुछ लोगों को व्हाइट फंगस का इन्फेक्शन हो गया है। तो व्हाइट फंगस भी पहले से होता आया है लोगों का, बस अभी यही है, ध्यान रखने की ज़रूरत यही है कि हमारा इम्यून कंप्रोमाइज है, इसलिए हम बाहर जा कर के वैसे जगह में नहीं जाएं जो डस्टी हैं, जो पॉल्यूटेड हैं, जहां पर इन्फेक्शन होने का चांस है। वैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में हमें जाने से मिनिमम 2 वीक से 4 वीक तक सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो हाउ वी कैन प्रिवेंट इट, हम अपने आप को कैसे रोक सकते हैं या कैसे बचाव कर सकते हैं, क्योंकि उपचार तो है लेकिन उपचार से बेहतर है कि हम अपना बचाव करें। तो बचाव जब भी बाहर, उसके बचाव के बहुत सारे तरीके हैं, जो कोरोना में है वही इसमें भी है, कुछ अलग नहीं है। जब भी हम बाहर निकले मास्क पहनकर ही निकले, मास्क गुड क्वालिटी का पहने और मास्क का रेगुलर वॉशिंग जरूरत है। उसको ऐसा नहीं है कि एक बार पहने तो 1 महीना तक हम पहनते रहें, 1 महीना नहीं, 1 वीक तक भी नहीं पहनना है आपको। हर 2 दिन, 1 दिन के बाद उसको आप क्लीनिंग करते रहिए, क्योंकि हम जो सांस ले रहे हैं, भाप ले रहे हैं, उससे मॉइस्चर वहाँ पर होता है और दैट सपोर्ट द फंगल ग्रोथ। फंगस का ग्रोथ कब होता है? जब मॉइस्चर ज़्यादा होता है इन्वायरमेंट में एंड टेम्परेचर कम होता है। सो वैसे सारे चीज़ों से हमें बचना है जो फंगस के ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। सेकेंडली, जब हम बाहर निकलें तो जो इम्यून कंप्रोमाइज्ड पर्सन हैं वे फुल बाजू के कपड़ा पहनकर ही बाहर निकलें। कंटामिनेटेड वाटर का यूज़ नहीं करें, या जिसको बहुत दिन से स्टोर हुआ हो कोई वाटर है तो उसको भी हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए। और जो डायबिटिक हैं उनका ब्लड शुगर लेवल रेगुलरली मेंटेन होना बहुत ज़रूरत है, उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। और वैसे एक्टिविटी से बचे जो आपको मिट्टी में ले जाता हो, गंदगी में जाने की ज़रूरत पड़ता हो या गार्बेज एरिया में जाना हो, इससे बचे। और एक चीज़ अभी ये भी आ रहा है कि जो स्टेरॉइड्स हैं उतना ही लें जितना ज़रूरत है। जैसे इन जनरल 6 mg इज इनफ, और बहुत से लोगों को 30, 35, 40 तक देना पड़ रहा है लाइफ को बचाने के लिए। बट ये प्रॉब्लम काउज कर रहा है कि दिस इज सपोर्टिंग इनडायरेक्टली द ग्रोथ ऑफ ब्लैक फंगस। सो स्टेरॉइड का उतना ही यूज़ करें जितना ज़रूरत हो। अब है कि क्या डायग्नोसिस अवेलेबल है? यस, इसका डायग्नोसिस अवेलेबल है और बहुत इजी भी है। जैसे कोरोना का है वही सारे डायग्नोसिस इसके भी हैं। एक तो ये है कि आप फ्लूइड निकाल लें अपने नोज से या थ्रोट से, और जैसे कोरोना का टेस्टिंग होता है वैसे इसका भी होता है। या चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया है तो आप CT स्कैन कराइए। MRI भी होता है ज़्यादा इन्फेक्शन होने पर। फिर इसका है कि अगर और डाउट है तो टिश्यू बायोप्सी भी आजकल किया जा रहा है। तो ये सारे तो डायग्नोसिस अवेलेबल हैं। बट जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो अपना हिस्ट्री, जो मेडिकल हिस्ट्री है, यू मस्ट एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। आपने कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया है, किसी सीवियर डिजीज का आपने कभी इन्फेक्शन हुआ है, आप कैंसर सर्वाइवर हैं, आप एड्स कैरियर हैं, वायरस कैरियर हैं, इस तरह के सारे चीज़ों को डॉक्टर को अवगत कराएं और उसी के अनुसार फिर आपको डॉक्टर ट्रीटमेंट देंगे। तो व्हाट आर द ट्रीटमेंट दैट आर अवेलेबल? यस, ट्रीटमेंट है, इसलिए ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, हमें सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई है, जब भी मौका मिलेगा ये संक्रमण करेगा। ट्रीटमेंट क्या क्या है? तो ट्रीटमेंट जैसे मुख्य रूप से इसका जो है एम्फोटेरिसिन B दिया जाता है, पार्सोनाकोल दिया जाता है, पार्सोनाजोल एंड सेवुकोनाजोल जैसे मेडिसिन मार्केट में बहुत सारे जो एंटी फंगल इन नेचर है, उसके ग्रोथ को रोकते हैं, उसके रिप्रोडक्शन को रोकते हैं और फाइनली उसको दे किल इट। सो मेडिसिन का हाँ, एम्फोटेरिसिन B का थोड़ा डिमांड ज़्यादा बढ़ने के कारण और ये
थोड़ा कमी मार्केट में अभी देखा जा रहा है, बट होपफुली इन कमिंग 10 डेज इट विल बी फाइन, मीन्स मेडिसिन विल बी अवेलेबल, क्योंकि इस पर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, रिसर्च पहले से काफ़ी हो चुका है और इसका सारा ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, एवरीथिंग इज अवेलेबल विद द डॉक्टर्स। नाउ प्रॉब्लम इज जब आप लेट करते हैं डॉक्टर के पास जाने में तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि एक डॉक्टर नैयर है मुंबई के, उन्होंने अप्रैल में एक स्टेटमेंट दिया था कि अप्रैल महीने में उनके पास 40 पेशेंट आए थे जो कोरोना ठीक होने के 2 वीक के बाद आए थे और उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे कोरोना जैसा सिम्टम था, तो उनमें कोरोना नहीं निकला, ये ब्लैक फंगस निकला था। और उस 40 में से डॉक्टर नैयर को 11 पेशेंट को सर्जिकली आई रिमूव करना पड़ा। सो यू कैन इमेजिन व्हेन इफ यू विल इग्नोर इट हाउ डेंजरस इट कुड बी। सो वी हैव टू बी केयरफुल। सो व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन दैट इट मे कॉज? तो कॉम्प्लिकेशन बहुत है, इसके बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन है। अगर ये आई सीवियरली आई को इन्फेक्ट करता है तो क्या है, नर्व जो है, ऑप्टिक नर्व्स जो है अंदर में, तो उसको डैमेज करता है, तो पार्शियल ब्लाइंडनेस भी हो सकता है और फुल ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, या बहुत सारे केसेस में रिमूव भी करना पड़ सकता है। हम जनरली सुनते थे कि जो लोग तंबाकू खाते हैं उनका ये जबड़ा निकालना पड़ता है, या इधर विंड पाइप कट करके देना पड़ता है, इधर से भी हम ऑक्सीजन या हवा इधर से जाता है या खाना इधर से जाता है। लेकिन म्यूकरमाइकोसिस के केस में भी जबड़ा भी निकालने का जरूरत पड़ रहा है। वही नहीं, अभी आप सुने होंगे ये कोई XYZ कोरोना से तो ठीक हो गए थे, लेकिन 1 वीक के बाद उनको हार्ट अटैक आ गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। ये क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि जो ये ब्लैक फंगस है दैट इज काउजिंग ब्लड क्लॉट। अगर ब्रेन में हो जा रहा है, कहीं ब्लड क्लॉटिंग हो जा रहा है, तो आदमी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, राइट? ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। अगर बाकी पार्ट में, लंग्स में कहीं हो जा रहा है, लीवर में हो रहा है, सो हार्ट अटैक का चांस ये बहुत ज़्यादा बढ़ा दे रहा है। इसलिए वी हैव टू, और वही नहीं, अभी जब ब्रेन में इन्फेक्शन हो रहा है तो अब क्या है, मेमोरी आदमी का चला जा रहा है, यू लूज योर मेमोरी, नर्वस सिस्टम पूरा डैमेज कर दे रहा है। ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हैं जो ब्लैक फंगस के कारण उत्पन्न हो रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियरली बताना चाहता हूँ कि ये बहुत नोन है, ये हर जगह अवेलेबल है, बट हमें सावधानी की थोड़ा ज़रूरत है। जिनको इम्यून सिस्टम का कोई इशू नहीं है उनको ज़्यादा इससे कोई परेशानी नहीं होने वाला है। जो लोग हॉस्पिटल में रहे हैं उनको थोड़ा बहुत परेशानी है, जो लोग ICU में रहे हैं, जो लोग स्टेरॉइड पर लंबे समय से हैं, उन्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है। बट इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, इसलिए घबराने की नहीं बल्कि सावधानी की ज़रूरत है। अंत में मैं ये बोलना चाहूँगा आपको, अगर मेरा ये इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि जो मैं बता रहा हूँ थोड़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड अपना एक जो महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन आपके अगर मन में आता है तो वो क्वेश्चन जरूर रेज करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवालों का जवाब सही आप तक पहुंचाऊं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।